बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस ब्लड टेस्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है CRP। CRP इसका पूरा नाम है सी रिएक्टिव प्रोटीन। सी रिएक्टिव प्रोटीन जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, इसमें तीन अल्फाज आ रहे हैं, सी, रिएक्टिव और प्रोटीन। सबसे पहली चीज तो ये है, ये एक प्रोटीन है जो हमारी बॉडी में लिवर तैयार करता है। ये प्रोटीन लिवर सिंथेसिस कर रहा होता है, तैयार कर रहा होता है, और इस प्रोटीन की फैमिली का नाम है पेट्रोक्सिन्स। पेट्रोक्सिन 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 फैमिली की ये एक प्रोटीन है जो लिवर सिंथेसिस करता है, तैयार करता है। लिवर इसको प्रिपेयर करके कहाँ भेज रहा होता है? ब्लड प्लाज्मा में। इसलिए इसको हम चेक कहाँ पे करेंगे? ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा। अब अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन करें, इट इज एन अक्यूट फेज प्रोटीन। It is an acute phase protein of hepatic origin, यानी लिवर से तैयार शुदा ये अक्यूट फेज प्रोटीन है। फॉलोइंग इंटरल्यूकिन 6, ये बात थोड़ी सी समझने वाली है। फॉलोइंग इंटरल्यूकिन 6 एक्चुअली होता क्या है, जब हमारी बॉडी में किसी भी होस्ट सेल पर, यानी हेल्दी सेल्स पर, किसी भी होस्ट सेल पर कोई भी पैथोजन अटैक करता है, वो बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, कोई भी पैथोजन जब हमारे होस्ट सेल पर अटैक करता है, हेल्दी सेल्स पर अटैक करता है, तो उसके अटैक के रिस्पॉन्स में इस सेल से और इम्यून सेल्स हमारे कौन से हैं? WBCs, जिनमें न्यूट्रोफिल्स, लेम्फोसाइट्स, मैक्रोफेज, फिर लेम्फोसाइट्स के आगे टी सेल्स, बी सेल्स। तो जब ये पैथोजन होस्ट सेल पर अटैक करता है, तो हमारे जो इम्यून सेल्स हैं और दूसरे नॉन इम्यून सेल्स हैं, वो एक सेल सिग्नलिंग रिलीज कर रहे होते हैं। ये जो सेल है, ये एक सिग्नल रिलीज करते हैं। इसको कहा जाता है साइटोकिन। साइटोकिन्स पैथोजन बॉडी में दाखिल हुआ, उसने अटैक किया होस्ट सेल पर, हमारे हेल्दी सेल्स पर जब पैथोजन का अटैक हुआ, तो ये सेल्स और हमारे इम्यून सेल्स जिनमें हमारे न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, टी सेल्स वगैरह हैं, वो एक सिग्नल रिलीज करते हैं। इस सिग्नल को कहते हैं साइटोकिन्स। साइटोकिन्स फिर मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। उनमें एक साइटोकिन्स है जिसको कहते हैं इंटरल्यूकिन 6, IL-6। इंटरल्यूकिन नाम से जाहिर है, दो ल्यूकोसाइट्स के दरमियान राब्ता कराने वाली चीज। इंटरल्यूकिन दो ल्यूकोसाइट्स के दरमियान राब्ता कराने वाले सिग्नल को कहते हैं इंटरल्यूकिन। इन शॉर्ट, ये इंटरल्यूकिन जब रिलीज होते हैं, इसके रद्द अमल में लिवर अब देखें बॉडी के अंदर प्रोसेस कैसा हो रहा है कि एक हेल्दी सेल्स पर, इंसान के हेल्दी सेल पर अटैक किया पैथोजन ने, उसके नतीजे में सिग्नल रिलीज हुए। उन सिग्नल्स को साइटोकिन्स, और साइटोकिन्स की एक किस्म है IL-6, इंटरल्यूकिन 6। इसके रिस्पॉन्स में लिवर अब रिलीज करेगा सी रिएक्टिव प्रोटीन्स को। जैसे मैंने कहा कि ये प्रोटीन्स कहाँ तैयार होती हैं? लिवर में, और हमारे खुराक से, हमारे न्यूट्रिएंट से ही तैयार होती हैं।
तो इस थोड़ा साइकिल को समझना है कि इस होस्ट सेल पर, हेल्दी सेल पर पैथोजन का अटैक, हमारे ल्यूकोसाइट्स एक्टिवेट होंगे, फिर वो रिलीज करेंगे सेल सिग्नल को, एक अलार्म को, जिसको साइटोकिन कहा जाता है। साइटोकिन की एक टाइप है IL-6, इंटरल्यूकिन 6, वो रिलीज होगी। वो जब ब्लड में रिलीज होती है तो उसके रद्द अमल में, उसके रिस्पॉन्स में, ब्लड में IL-6 भी ब्लड में रिलीज हो रहा है, ब्लड प्लाज्मा में, तो वो ब्लड कहाँ जाएगा? लिवर में सप्लाई होते होते, तो लिवर उसके रिस्पॉन्स में एक प्रोटीन को रिलीज करेगा जिसको कहते हैं सी रिएक्टिव प्रोटीन, और उसको फिर भेजेगा कहां पर? प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा में। CRP को रिलीज करके किस में भेज देगा? ब्लड प्लाज्मा में। अब ये फिर जो प्रोटीन है ये करती क्या है, इसकी फिजियोलॉजी क्या है? ये प्रोटीन जिसको सी रिएक्टिव, अच्छा इसको सी रिएक्टिव क्यों कहा जाता है अगर याद रह जाए तो सबसे पहले इसको 1930 में, 1930 में एक अमेरिका के माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम विलरॉन ग्रिथ था। इसने अपने साथियों के साथ मिलकर 1930 में, 1930 में सबसे पहले इस प्रोटीन को आइसोलेट किया, इसको डिस्कवर किया। इसको सी रिएक्टिव क्यों कहा जाता है कि ये एक, जिस पेशेंट में ये सबसे पहले डिस्कवर की गई उसके अंदर नीमोकोकस बैक्टीरिया की इन्फेक्शन चल रही थी, नीमोकोकस बैक्टीरिया की। उस नीमोकोकस बैक्टीरिया के कैप्सूलर पॉलीसैकेराइड, उसका स्ट्रक्चर था कैप्सूलर पॉलीसैकेराइड, उसके साथ ये प्रोटीन रिएक्ट कर रही थी जब इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया। तो इसलिए उस वक्त से इसका नाम रख दिया गया कैप्सूलर रिएक्टिव प्रोटीन या सी रिएक्टिव प्रोटीन, कैप्सूलर पॉलीसैकेराइड रिएक्टिव प्रोटीन, या इसको इन शॉर्ट अब कहा जाता है सी रिएक्टिव प्रोटीन। उससे भी शॉर्ट इसको बोला जाता है CRP। ये डॉक्टर साहब आपकी क्लिनिक पे बहुत ज्यादा ये टेस्ट आ रहा होता है, CRP। अब एक्चुअली तो ये प्रोटीन पैथोजन के कैप्सूलर पॉलीसैकेराइड्स के साथ रिएक्ट करके वहां पर फेगोसाइटोसिस को फेवरेबल बनाती है, ताकि आसानी से उस पैथोजेंस को और उस डेड सेल्स को, पैथोजेंस को और डेड सेल्स को जिन पर पैथोजेनिक अटैक हो चुका है, जो सेल्स इन्फेक्टेड हो चुके हैं, उन सेल्स को और पैथोजेंस को इजीली हमारे मैक्रोफेज, हमारे इम्यून सेल्स इजीली फेगोसाइट कर सकें, उनको खा सकें, उनको निगल सकें। तो उस फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस को फेवर करती है ये प्रोटीन, सी रिएक्टिव प्रोटीन। ये तो इसका फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो गया। अब मेडिकल साइंस ने इसको डायग्नोसिस पर्पस के लिए यूज किया। एक्चुअली तो ये इस काम के लिए नहीं बनाई गई कि हमें इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन बता दे। कुदरत ने तो इसको फिजियोलॉजिकली एक रोल दिया है कि ये प्रोटीन लिवर से रिलीज होकर पैथोजेंस और डेड सेल्स के साथ रिएक्ट करती है और वहां पर फेगोसाइटोसिस के अमल को इंप्रूव करती है, फेगोसाइटोसिस के अमल को फैसिलिटेट करती है ताकि इजीली उनको फेगोसाइट किया जा सके। ये तो इसका फिजियोलॉजिकल रोल है। अब मेडिकल साइंस ने इसको डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज किया कि अब हमें ये एक इंडिकेशन आ जाती है आमतौर पर एक नॉर्मल हेल्दी शख्स में जिसके अंदर कोई इन्फेक्शन, कोई इन्फ्लामेटरी प्रोसेस नहीं हो रहा होता, बिल्कुल नॉर्मल हेल्दी शख्स में जिसके अंदर कोई इन्फ्लामेटरी और इन्फेक्शियस प्रोसेस नहीं हो रहा होता, उसके अंदर CRP नॉर्मली 0.5 to 5 मिलीग्राम पर लीटर तक पाई जाती है। नॉर्मली CRP कितनी होती है? 0.5 to 5 मिलीग्राम पर लीटर। इतनी अगर आ रही हो तो इसका मतलब है कि ये हर वक्त स्टैंड बाई रहती है प्लाज्मा में, ये हर वक्त प्लाज्मा में स्टैंड बाई रहती है। इस इतनी लिमिट में अगर आ रही हो तो इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर कोई एक्यूट इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन
नहीं चल रही। जब इन्फ्लेमेशन होगी या इन्फेक्शन होगी, तो अभी चूंकि हम पढ़ चुके हैं कि साइटोकिन्स रिलीज होंगे, फिर इंटरल्यूकिन्स रिलीज होंगे, और इंटरल्यूकिन्स जाकर लिवर को एक्टिवेट करेगी और लिवर वहां से क्या करेगा, सीआरपी के लेवल को बढ़ा देगा। तो इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन में ये मुसलसल रेज होना शुरू हो जाती है, इसके लेवल मुसलसल हाई होना शुरू हो जाता है, और 10 मिलीग्राम्स पर लीटर तक भी हम इसको सस्पिशियस या नॉर्मल ले लेते हैं। जब ये 10 मिलीग्राम्स को क्रॉस करती है, 10 मिलीग्राम्स पर लीटर को जब ये क्रॉस कर जाए, यानी आपके पास एक पेशेंट आए जिसकी सीआरपी 10 मिलीग्राम से ज्यादा होती है अक्सर। अच्छा, अभी जो कोरोना चल रहा है, कोविड-19, इसमें जो 4-5 टेस्ट कराए जाते हैं, एक तो पीसीआर है, बाकी आपने देखे होंगे उसमें फेरेटन लेवल चेक किया जाता है, उसमें डी डैमर किया जाता है, और सबसे ज्यादा जो फिजिशियन है वो सीआरपी को चेक कर रहे होते हैं कि एक्टिव इन्फ्लामेशन लंग्स में या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में या बॉडी में कैसी चल रही है। तो जब ये 10 को क्रॉस करती है, तो फिर ये एक्टिव एक्यूट इन्फ्लामेशन को रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देती है। यानी अगर हमारे पेशेंट में ये 0.5 to 5 है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली एब्सोल्युटली नॉर्मल। 10 तक है तो हम इसको सी एंड वेट पे रख सकते हैं कि चलो बढ़ तो रही है, लेकिन अब देखें आगे ज्यादा बढ़ती है या नहीं, रुक जाती है। अगर ये 10 से ज्यादा आ रही है तो फिर इसको हम एक्यूट इन्फ्लेमेशन कंसिडर करते हैं। अब जितनी इन्फ्लेमेशन ज्यादा होगी, पॉइंट टू बी नोटेड, जितने पैथोजेनिक इन्फेक्शन, जितनी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस ज्यादा हो रहा होगा, उतना साइटोकिन्स इंटरल्यूकिन 6 ज्यादा रिलीज हो रही होगी। लिंक थोड़ा सा प्लीज समझ लें, जितनी इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन ज्यादा होगी, उतना इंटरल्यूकिन 6 और साइटोकिन ज्यादा रिलीज होंगे। जितने ज्यादा रिलीज होंगे, उतना लिवर सीआरपी के लेवल को इंक्रीज कर रहा होता है, इसको सिंथेसिस करके ज्यादा प्लाज्मा में जो है ना वो डोनेट कर रहा होता है। तो यहां से हमें ये समझ आती है कि मसलन एक पेशेंट आपके पास आया, उसकी सीआरपी 20 है मिलीग्राम्स पर लीटर, दूसरा पेशेंट आया उसकी सीआरपी 30 है, तो आप यहीं से अंदाजा लगाएंगे कि इस पेशेंट की निस्बत इस पेशेंट में इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन ज्यादा हाई है, यानी कि इसके अंदर इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस ज्यादा तेज है बनिस्बत इसके। है तो इसमें भी, लेकिन जो हम इसके लेवल से फर्ज करें आपने सीआरपी 40 सीआरपी 30 पे किसी पेशेंट की ट्रीटमेंट स्टार्ट की, एज ए होम्यो फिजिशियन मेरे लिए ये क्यों जरूरी है, डायग्नोस्टिक टूल है। मैंने एक पेशेंट्स को फॉर एग्जांपल आप कोरोना की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप कर सकते हैं, आप कोरोना की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो जब उसकी स्टार्ट की तो आपके पास अगर सीआरपी का लेवल है कि जब मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट की इसका सीआरपी लेवल 40 था, अब आपने उसको 10 दिन या 5 दिन की मेडिसिन दी, दोबारा आप सीआरपी रिपीट करवाएं, अगर सीआरपी डाउन होना शुरू हो जाए तो इट मींस कि आपने एक्यूट इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। आपकी मेडिसिन गुड प्रोग्नोसिस और राइट डायरेक्शन में जा रही हैं। अगर सीआरपी बढ़ना शुरू हो जाए, इट मींस कि इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस कंट्रोल नहीं हो रहा, हमें अपने प्रिस्क्रिप्शन पर नजरसानी करनी पड़ेगी, क्योंकि वी आर गोइंग टू रॉन्ग डायरेक्शन। तो ये हमें सीआरपी लेवल राइट और रॉन्ग डायरेक्शन के बारे में भी बता रहा होता है प्रोग्नोसिस में, और डायग्नोसिस में हमें ये बता रहा होता है कि हम हमारे पेशेंट में एक्यूट इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हो रहा है या नहीं हो रहा, या कितना हो रहा है। ये इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल थी, उम्मीद है समझ आ गई होगी। सी रिएक्टिव प्रोटीन, इसको सी रिएक्टिव क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कैप्सुलेटेड पॉलीसेकेराइड्स ऑफ न्यूमोकोकस बैक्टीरिया से, इसको अमेरिका के माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने इसको सबसे पहले 1930 में डिस्कवर किया। फिर इसका शॉर्ट नाम सी रिएक्टिव प्रोटीन, उससे भी मुख्तसर इसको सीआरपी कहा जाता है। नॉर्मल लेवल 0.5 to 5 मिलीग्राम्स पर लीटर, और इस ये बनती कहाँ पर है, लिवर में, लिवर सिंथेसिस करके इसको कहाँ भेज रहा होता है, ब्लड प्लाज्मा में, इसलिए हम इसको ब्लड प्लाज्मा से चेक करते हैं, सीरम से चेक करते हैं। और जितनी इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन बढ़ती चली जाएगी, इस प्रोटीन का लेवल
प्लाज्मा में इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इसका काम क्या है? इसका काम ये नहीं कि ये हमें इन्फ्लेमेशन बताए, ये तो मेडिकल साइंस ने इसको डायग्नोस्टिक टूल में इस्तेमाल किया ना। एक्चुअली इसका काम ये है कि ये पैथोजेंस और डेड सेल्स के साथ रिएक्ट करके उनके फेगोसाइटोसिस यानी इम्यून सेल्स मैक्रोफेज उनको किल करते हैं, तो उस फेगोसाइटोसिस के अमल को फैसिलिटेट करती है। थैंक यू। बस सलाम।